लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख इट्स क्विटर नाउ, पीपल आर अफ्रेड। इसमें न्यूयॉर्क शहर के क्वींस इलाके की एक ऐसी तस्वीर सामने रखी गई है जो बाहर से अब भी शोर शराबे और विविधता से भरी लग सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर डर और खामोशी से जूझ रही है। लेख बताता है कि फ्लशिंग से लेकर जैक्सन हाइट्स और रूजवेल्ट एवेन्यू तक, जहां कभी अलग अलग देशों, भाषाओं और संस्कृतियों की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब एक अजीब सी चुप्पी महसूस की जा सकती है। लेखक के मुताबिक ये खामोशी मौसम की ठंड से ज्यादा ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन कार्रवाई का नतीजा है। लेख में बताया गया है कि बीते कुछ महीनों में क्वींस में फेडरल एजेंट्स की छापेमारी, गिरफ्तारी और हिरासत की घटनाओं ने अप्रवासी समुदायों के मन में गहरा डर बैठा दिया है। लोग अब अपराध की शिकायत करने से भी हिचक रहे हैं। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें, जैसे घर से बाहर निकलना, किसी दुकान पर बैठकर बातचीत करना भी जोखिम भरी लगने लगी है। जिन चौराहों पर कभी मजदूर काम की तलाश में खड़े रहते थे, वो अब सूने दिखते हैं। पार्क, बाजार और प्लाजा जो हमेशा भरे रहते थे, अब खाली खाली से हैं। लेख इस डर के आर्थिक और सामाजिक असर को भी दिखाता है। छोटे दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक कम हो गए हैं, कारोबार ठप पड़ने का डर है। कई लोग अपने पसंदीदा डेली या कैफे जाना छोड़ चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं आईसी एजेंट से सामना ना हो जाए। इससे भी ज्यादा गंभीर असर ये है कि अलग अलग देशों से आए प्रवासी अब अपने देशों से जुड़े राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर आवाज उठाने से डरने लगे हैं। फिलीपींस या चीन से जुड़े विरोध प्रदर्शनों में पहले के मुकाबले अब बहुत कम लोग आ रहे हैं, क्योंकि कई लोग अपने इमिग्रेशन स्टेटस को लेकर डरते हैं। लेख के आखिर में न्यूयॉर्क की आत्मा पर सवाल उठाया गया है। 60 ट्रेन, जिसे इंटरनेशनल एक्सप्रेस कहा जाता है, हर दिन शहर की विविधता का अपने साथ ढोती है। कहीं जिंदा दिली और खुलापन है, तो कहीं सिमटा हुआ डर और चुप्पी। लेखक पूछता है, अगर बड़े पैमाने पर निर्वासन हुए और ये लोग गायब हो गए, तो क्या न्यूयॉर्क वही रहेगा? कुल मिलाकर ये लेख सिर्फ इमिग्रेशन नीति की बात नहीं करता, बल्कि ये दिखाता है कि डर कैसे किसी शहर की आवाज, उसकी रौनक और उसके सामाजिक रिश्तों को चुप करा देता है, और कैसे ये खामोशी अपने आप में एक बड़ी कहानी बन जाती है। द गार्जियन में प्रकाशित लेख वाई हैज एलन मस्क मर्ज हिज रॉकेट कंपनी विद हिज एआई स्टार्टअप। एलन मस्क के एक बड़े और चौंकाने वाले जोखिम भरे दांव को समझाने की कोशिश इस लेख में की गई है। लेख बताता है कि मस्क ने अपनी रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप XAI को मिलाकर $1.25 ट्रिलियन की एक नई दैत्याकार कंपनी खड़ी कर दी है। मस्क इसे धरती और अंतरिक्ष दोनों जगह नवाचार का सबसे महत्वाकांक्षी इंजन बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सपना व्यवहारिक है या सिर्फ मस्क स्टाइल बड़ी कल्पना? लेख के मुताबिक मस्क का मूल तर्क ये है कि एआई का भविष्य धरती पर नहीं, अंतरिक्ष में है। उनका कहना है कि मौजूदा एआई कंपनियां जमीन पर बने डेटा सेंटर्स पर निर्भर हैं, जिनमें बेहद ज्यादा ऊर्जा लगती है। मस्क का समाधान है लाखों सैटेलाइट्स को कक्षा में भेजकर अंतरिक्ष में सोलर पावर्ड डेटा सेंटर्स बनाना। इससे एआई को सस्ती और लगभग असीमित कंप्यूटिंग शक्ति मिलेगी। विशेषज्ञ मानते हैं विचार रोमांचक है, लेकिन तकनीकी रूप से बेहद जटिल भी। सैटेलाइट्स के बीच तालमेल, मरम्मत, रेडिएशन और लागत जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। लेख ये भी साफ करता है कि इस सौदे के पीछे एक आर्थिक मजबूरी भी है। XAI तेजी से पैसा जला रही है और उसके पास गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या अमेजन जैसी कोई पुरानी मुनाफा कमाने वाली मशीन नहीं है। स्पेस एक्स के साथ जुड़ने से XAI को निवेशकों का भरोसा और नकदी तक आसान पहुंच मिलती है। यानी एआई की दौड़ में बने रहने के लिए मस्क ने स्पेस एक्स की मजबूत कमाई का सहारा लिया है। लेकिन द गार्जियन इस सवाल भी उठाता है कि इससे स्पेस एक्स के मौजूदा शेयरधारकों को क्या फायदा है। स्पेस एक्स अब तक एक अपेक्षाकृत सीधी कंपनी थी। रॉकेट लॉन्च, सैटेलाइट, इंटरनेट और मुनाफा।
XAI के जुड़ते ही इसमें एक ऐसा बिजनेस आ गया है जो भारी नुकसान में है, और इसके साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X जैसी विवादों से घिरी कंपनी भी जुड़ी हुई है। निवेशकों के लिए अब कंपनी को समझना कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। फिर भी लेख मानता है कि लंबी अवधि में सौदा ऐतिहासिक साबित हो सकता है। अगर मस्क का दांव सफल रहा तो उनके पास दुनिया की सबसे उन्नत AI दिमाग और सबसे ताकतवर स्पेस शरीर दोनों होंगे। रॉकेट से लेकर डेटा और न्यूरल नेटवर्क तक पूरा नियंत्रण। अंत में द गार्जियन ये संकेत भी देता है, ये कहानी यही नहीं रुकेगी। अगला कदम टेस्ला और स्पेस एक्स का विलय भी हो सकता है, जिसे मस्क की कंपनियां मिलकर एक बहु-ट्रिलियन डॉलर का साम्राज्य बना सकती हैं। कुल मिलाकर ये लेख कहना चाहता है कि एलन मस्क का ये फैसला सिर्फ बिजनेस सौदा नहीं, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी और ताकत पर नियंत्रण की लड़ाई है, जिसमें मुनाफे से ज्यादा दांव है दुनिया को अपनी शर्तों पर बदलने का। अल जजीरा में प्रकाशित लेख क्रिप्टो विंटर, व्हाई इज बिटकॉइन क्रैशिंग डिस्पाइट ट्रम्प सपोर्ट। बिटकॉइन की तेज गिरावट को लेकर उस भ्रम को तोड़ा गया है कि सिर्फ किसी सरकार या राष्ट्रपति का समर्थन क्रिप्टो बाजार को संभाल सकता है। लेख बताता है कि जिस बिटकॉइन ने अक्टूबर में रिकॉर्ड ऊंचाई छुई थी, वही अब क्रिप्टो विंटर के दौर में फिसलता जा रहा है। ट्रम्प के खुलकर क्रिप्टो के समर्थन, स्ट्रेटेजिक क्रिप्टो रिजर्व और नए कानूनों के बावजूद बिटकॉइन 30% तक टूट चुका है। सवाल यही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लेख के मुताबिक उसकी सबसे बड़ी वजह वैश्विक बाजारों में बड़ी अनिश्चितता है। शेयर बाजारों में बिकवाली, भू राजनीतिक तनाव और सोने चांदी जैसी सुरक्षित माने जाने वाली धातुओं में उतार चढ़ाव ने निवेशकों को डरा दिया है। नतीजा यह हुआ कि जिन बड़े संस्थागत निवेशकों ने पिछले साल बिटकॉइन में जमकर पैसा लगाया था, वही अब पीछे हट रहे हैं। खासकर अमेरिका के बिटकॉइन ETFs से लगातार अरबों डॉलर निकल रहे हैं। इसका मतलब साफ है, पारंपरिक निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ रहा है। लेख ये भी समझाता है कि क्रिप्टो बाजार काफी हद तक हाइप यानी चर्चा और डर आधारित निवेश पर चलता है। लोगों को लगता है कहीं मौका छूट ना जाए, लेकिन जब यही उत्साह कम होने लगता है तो ट्रेडिंग घटती है, लिक्विडिटी सूखती है और थोड़ी सी बिकवाली भी कीमतों को जोर से नीचे खींच लेती है। यही स्थिति क्रिप्टो विंटर कहलाती है, जब बाजार ठंडा पड़ जाता है और गिरावट खुद को और तेज कर लेती है। लेख ये भी कहता है कि ट्रम्प की क्रिप्टो फ्रेंडली नीतियां भी इस गिरावट को रोक नहीं पाई। चाहे बिटकॉइन रिजर्व की घोषणा हो या नए नियम कानून, क्रिप्टो अब भी ब्याज दरों, डॉलर की मजबूती और वैश्विक आर्थिक हालात से गहराई से जुड़ा है। फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख और नए फेड चेयरमैन की नियुक्ति ने भी बाजार की घबराहट बढ़ा दी। लेख याद दिलाता है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। 2018 और 2022 में भी बिटकॉइन ऐसे ही लंबे ठंडे दौर से गुजरा है, कभी रेगुलेशन की सख्ती से तो कभी FTX जैसे बड़े घोटालों से। फर्क बस इतना है, हर बार उम्मीद और निराशा का यही चक्र दोहराया गया। कुल मिलाकर अल जजीरा का ये लेख कहना चाहता है कि बिटकॉइन की मौजूदा गिरावट किसी एक नेता या नीति की नाकामी नहीं, बल्कि उस सच्चाई की याद दिलाती है कि क्रिप्टो बाजार बेहद संवेदनशील भावनाओं और वैश्विक हालात पर टिका हुआ है। समर्थक मानते हैं ये सर्दी भी बीतेगी, लेकिन तब तक ये सवाल खुला है, क्या क्रिप्टो सच में भविष्य की स्थिर मुद्रा बन पाएगा या कुछ साल बाद इसी तरह ठिठुरता रहेगा? आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.